साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी वजह से आए दिन टीवी में न्यूज़ चैनल्स में आप डिबेट्स देख रहे होंगे कि कैसे किसान सड़कों पर उतर आए हैं और किस तरह से जो बिल केंद्र सरकार लेकर के आ रही है उसे एंटी फार्मर यानी कि किसान विरोधी बताया जा रहा है। तो इस विषय पर हम अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में बिल सही है या गलत है, क्या खामियां हैं क्या खूबियां हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। केंद्र सरकार असल में 3 बिल लेकर के आई है। पहले बिल का नाम है फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। दूसरे बिल का नाम है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 और तीसरे और आखिरी बिल का नाम है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। इन तीनों बिल पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और इन तीनों बिलों को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं पहले बिल के बारे में। पहला बिल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करता है। क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लेज़ नाम की कंपनी है, उसे लेज़ बनाने के लिए आलू चाहिए। अब वो कंपनी पहले ही किसानों के साथ अग्रीमेंट कर लेती है कि हम आपसे इस महीने इतने आलू एक पर्टिकुलर क्वालिटी वाले इस रेट में खरीदेंगे। यानी कि 3 चीज़ों को तय कर लिया गया। पहली क्वांटिटी यानी कितना खरीदेंगे, दूसरी क्वालिटी यानी कि किस क्वालिटी के आलू खरीदेंगे, और तीसरी और आखिरी चीज़ किस रेट पे खरीदेंगे। तो तीनों चीज़ें तय कर ली गई। अगर इस तरीके से खेती यानी कि फार्मिंग होती है तो उस तरीके की फार्मिंग को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। तो बेसिकली ये बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करता है और इस प्रमोशन से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस तरीके के प्रमोशन से किसानों को 2 तरह के फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि बेसिकली प्राइस एश्योरेंस मिल जाता है किसानों को। क्या है प्राइस एश्योरेंस? मतलब किसानों को पहले से ही पता होगा कि उनको उनकी फसल के उचित मुआवजे मिलने वाले हैं, तो वो उस हिसाब से अपने फसल की पैदावार कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है किसानों को कि किसानों को कंपनी खुद आगे होकर के जानकारी मुहैया करवाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को चूँकि किसानों से ही प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं, तो कंपनी को भी इस बात में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगी कि आखिर किसान अच्छे से अच्छे क्वालिटी के फसल उन्हें दे पाएँ। इस वजह से कंपनी उन्हें बेटर वेरिएंट ऑफ सीड्स यानी कि बीज के बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के बारे में जानकारी देगी, जिससे किसान अच्छी से अच्छी फसल की पैदावार कर पाएंगे। साथ ही साथ कंपनी किसानों को टेक्नोलॉजी से भी अवगत कराने की कोशिश करेगी। तो इस बिल से मुझे लगता है कि किसानों को 2 तरह के फ़ायदे ही पहुंचने वाले हैं, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे बिल के बारे में और विस्तार से समझेंगे दूसरा बिल क्या कहता है। दूसरे बिल का नाम है अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। अब 1955 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये कानून 1955 में ही ऑलरेडी ले आया गया था। अब 1955 में क्यों लाया गया था ये कानून? असल में 1955 की स्थिति को एक बार समझ लेते हैं। 1955 में 2 स्थितियाँ थीं। पहली स्थिति ये थी हमारे पास कि 1955 में हमारे पास फसलों की पैदावार कम होती थी, और दूसरी स्थिति ये है कि 1955 में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं थी। ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर पंजाब में चावल की खेती हो रही है तो वो चावल पंजाब से अगर हम तमिलनाडु, केरला या कहीं और भेजना चाहते हैं तो उसे भेजने में काफ़ी समय लगता था। तो 2 स्थितियां स्पष्ट हैं आप लोगों के सामने। अब इन 2 स्थितियों में होता क्या था कि जो लोग भी फसलों को स्टोर करके रखते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्टोर करने की कोशिश करते थे। इससे क्या होता था कि मार्केट में फसलों का अभाव हो जाता था, और अभाव होने की वजह से कीमत यानी कि प्राइसेस में वृद्धि होती थी, और प्राइसेस में जब वृद्धि हो जाती थी तब ये जो जमाखोर थे यानी कि जो होर्डर्स थे, ये बेसिकली अपने होर्डेड कमोडिटीज़ को मार्केट में रिलीज़ कर देते थे और ऊंची से ऊंची कीमतों को रियलाइज़ कर पाते थे यानी वसूल पाते थे। अब ये तो हो गई 1955 वाली स्थिति, और उस स्थिति में ये बिल लाया गया था और ये बिल ये कहता था कि आप एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर अमाउंट ऑफ कमोडिटीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं आज की स्थिति के बारे में। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि हमारे पास सरप्लस फूड ग्रेन्स है। आज की स्थिति ये भी है कि हमारे पास बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। तो आज के डेट में जब हम फूड सरप्लस नेशन है, यानी कि जितनी हमारी खपत है पूरे देश की एक साल में फूड्स की या फूड ग्रेन्स की, उससे ज़्यादा हमारे पास पैदावार है। तो जब पैदावार है तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा जो फूड हमारे पास या फूड ग्रेन्स जो हमारे पास में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम एक्सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अब उन फूड ग्रेन्स को स्टोर करने की बेटर
इक्विपमेंट्स यानी कि बेटर वेयर हाउसेज नहीं हैं, गोडाउन्स नहीं हैं हमारे पास बड़े बड़े। इसी वजह से आप लोग अक्सर आए दिन खबर सुनते रहते होंगे कि आज इतने फसल को नष्ट होते हुए देखा गया, आज इतने सारे फसल बरसात में बर्बाद हो गए। इस तरह से होता ये है कि हमारे पास जो फसल हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो अब केंद्र सरकार ने ये सोचा कि 1955 में जब ये कानून लाया गया था तो ये 1955 वाली स्थिति के लिए था। अब स्थिति 1955 वाली नहीं है, अब स्थिति 2020 वाली है। तो 2020 के हिसाब से केंद्र सरकार ने इस कानून को अमेंड करने का फैसला लिया। और अमेंडमेंट में ये कर रही है सरकार कि पहले जो कि एक फिक्स लेवल ऑफ क्वांटिटी से ऊपर स्टोर करना गैर कानूनी यानी कि इल्लीगल था, अब उसे गैर कानूनी नहीं रहने दिया जाएगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हम सरप्लस अमाउंट को अच्छे प्राइसेस पे बाहर के देशों में भेज सकते हैं या बेच सकते हैं। तो अब पहले और दूसरे बिल, दोनों बिलों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी बिल के बारे में। और इस बिल में कुछ समस्याएं हैं या नहीं हैं, इसका मूल्यांकन, इसका एनालिसिस आप खुद कर लेना। तो अब तक तो हमने पहले दो बिलों को समझ लिया है, अब हम तीसरे बिल के ऊपर आते हैं। और तीसरे बिल को समझने से पहले हम एपीएमसी को समझ लेते हैं। एपीएमसी असल में है क्या? असल में तीसरे बिल के आने से पहले तक एपीएमसी था। एपीएमसी क्या कहता है? एपीएमसी कानून ये कहता है कि पूरे के पूरे राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में पहले बांट दिया जाएगा और हर एक हिस्से में एक अनाज की मंडी बना दी जाएगी। और उस अनाज की मंडी में बैठा करेंगे कमीशन एजेंट्स, जो कि किसानों से फसल खरीदेंगे और वही फसल को वो एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेच दिया करेंगे। एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति ये हो गई कि एपीएमसी साथ ही साथ ये भी कहता है कि किसान अपनी फसलों को एपीएमसी मंडी में ही बेचेगा, वो बाहर बेच ही नहीं सकता किसी को। मतलब प्राइवेट ट्रेडर्स को या प्राइवेट होलसेलर्स को किसान अपने अनाज को बेच ही नहीं सकता। तो दो स्थितियां क्लियर हो गई एपीएमसी के बारे में। तो अब एपीएमसी में हो क्या रहा था? आज तक हो ये रहा था कि चूंकि एजेंट्स को ये पता था कि किसान तो हमारे पास आएगा अनाज बेचने के लिए, तो एजेंट्स ना कार्टेल बना लेते थे। कार्टेल क्या है? एक समूह है। और कार्टेल बना के, एक समूह बना के वो रेट तय कर लेते थे कि हम 800 रुपये से ऊपर धान या गेहूं तो खरीदेंगे ही नहीं खरीदेंगे। तो जब रेट तय हो जाता था तो किसान भी मजबूर है बेचने के लिए, क्योंकि वो प्राइवेट ट्रेडर्स को और प्राइवेट होलसेलर्स को तो बेच ही नहीं सकता, जबकि वो लोग तो 1000 रुपये क्विंटल लेने को तैयार हैं ऑलरेडी, लेकिन किसान बेच नहीं सकता। तो ये एपीएमसी समझ में आ गया आपको, और साथ ही साथ एपीएमसी की जो मूल कमी है वो समझ में आ गई। इसके अलावा मैं एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दूंगा इसमें कि एपीएमसी कानून के तहत जो कमीशन एजेंट्स बैठे हुए हैं मंडियों में, सरकारी मंडियों में, वो कमीशन एजेंट्स किसानों से 2.5% से लेकर के 3% तक का ब्रोकरेज भी चार्ज करते थे। और इसके अलावे किसानों को प्रीमाइसेस डेवलपमेंट फीस भी पे करनी पड़ती थी। मतलब एक तो रेट कम मिलेगा, उसके अलावे अलग से खर्चे भी होंगे। तो किसान को दोहरी मार पड़ रही थी एपीएमसी में। अब बात करते हैं ये जो तीसरा कानून है वो क्या कहता है। तो दोस्तों, तीसरा और आखिरी कानून सिंपल सी बात कहता है। वो ये कहता है कि हम एपीएमसी में एक छोटा सा परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या है वो परिवर्तन? वो परिवर्तन सिर्फ इतना सा है कि किसान एपीएमसी मंडी में तो फसल बेच ही सकता था अपनी, अब वो प्राइवेट ट्रेडर्स और प्राइवेट होलसेलर्स को भी अपने फसल को बेच सकता है। फ्री है वो इस चीज़ के लिए। मतलब अब प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट होलसेलर्स को अपनी फसल को बेचना गैर कानूनी नहीं रह जाएगा। ये स्थिति को स्पष्ट कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें समस्या क्या है। ये तीनों जो मैंने बताया आपको बिलों के बारे में, आपको लग रहा होगा कि ये तो तीनों ही बिल किसान के समर्थन में ही है, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या है हवा। वो वाला एयर नहीं, जो हवा राजनीतिक होती है। पॉलिटिकल हवा भी एक चीज़ होती है दोस्तों। तो पॉलिटिकली हवा दे दी जाती है कई बार। अब इसमें क्या हवा दे दी गई? तो तीसरे और आखिरी बिल को लेकर के ये हवा दे दी गई है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स ने मोनोपोली कर ली, तो मोनोपोली कैसे कर लेंगे? जैसे एपीएमसी मंडी वाले मोनोपोली कर ले रहे थे, ग्रुप बना करके रेट तय कर लेते थे, वैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स वाले भी मोनोपोली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स तो अभी ऑलरेडी ज़्यादा रेट देने को तैयार हैं, एपीएमसी वाले कम रेट में ख़रीदते हैं। तो जब ज़्यादा रेट में देने को तैयार हैं तो हर किसान जाएगा प्राइवेट प्लेयर के पास।
अपने फसल को बेचने के लिए। जब वो प्राइवेट प्लेयर के पास जाएगा अपनी फसल को बेचने के लिए, तो जो एपीएमसी मंडियां हैं यानी कि जो सरकारी मंडियां हैं वो तो यूज़लेस हो जाएंगी। जब वो यूज़लेस हो जाएंगी तो वर्थ किसकी बढ़ जाएगी? प्राइवेट प्लेयर्स की। जब प्राइवेट प्लेयर्स को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हमारी वर्थ बढ़ गई है, तो प्राइवेट प्लेयर्स अपनी कार्टेल फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि समूह बना लेंगे, समूह बना के वो भी रेट तय कर लेंगे। तो इस वजह से किसान विरोध कर रहे हैं। तो ये समस्या है किसानों को इस बिल से, और ये डर है किसानों का इस बिल को लेकर के। तो इसको लेकर के अब आप क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचता हूँ? मैं क्या सोचता हूँ वो तो मैंने बता दिया। आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई अच्छे व्यूज़ हैं जिसको लेकर के आप चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए तो एक अच्छा स्टेप होगा किसानों के लिए, या इन बिलों में कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिए जाएं जो कि फ्रूटफुल हो सकते हैं किसानों के लिए, तो आप उस ऑप्शन को या उस ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, क्योंकि हम ये प्रयास कर रहे हैं मित्रों कि हम कठिन से कठिन चीज़ों को बिल्कुल सामान्य भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर सके, ताकि एक पढ़ा लिखा इंसान और एक कम पढ़ा लिखा इंसान, या एक बिल्कुल पढ़ा लिखा इंसान जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो भी हर तरह का इंसान हमारे वीडियोस को देख करके समझ पाए और स्थिति को समझने के बाद निर्णय ले पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेंगी हमारे चैनल से। कोई पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। नमस्कार।